नेक्स्ट हमारा टॉपिक एसी थ्रू इंडक्टर। इंडक्टर हमने पढ़े थे एक डिवाइस सॉलिनॉइड, जब हम उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें, हम उसे करंट प्रोवाइड करें तो अपने अंदर मैग्नेटिज्म को स्टोर करता है। सेम इसी तरह अब हमने उसी इंडक्टर को हमने लगाना है एक सर्किट के अंदर, एंड दैट सर्किट इज़ ऑब्वियसली एसी सर्किट। के अब की लास्ट हम जो पढ़ते रहे ना चैप्टर 15 तक, हमने इंडक्टर को अटैच किया था डायरेक्ट करंट सोर्स के साथ। अब हम उसे अटैच करेंगे अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है और दूसरे एंड पर हमने लगाना है इंडक्टर। और इंडक्टर को अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करें तो इंडक्टर को हम कुछ यूँ ड्रॉ करेंगे, ये हमारे पास इंडक्टर, और नेक्स्ट इस सर्किट को यहाँ से कर दें क्लोज हमेशा की तरह। यहाँ पर भी एक दफ़ा क्लॉकवाइज और एक दफ़ा एंटी क्लॉकवाइज, और करंट इस सर्किट में से पास करेगा। और यहाँ पर भी जो पावर फैक्टर एंड पर हम देखेंगे दैट विल बी ज़ीरो, क्योंकि करंट एक दफ़ा क्लॉकवाइज जाता है, एक दफ़ा एंटी क्लॉकवाइज। जाते वक्त जितना इंडक्टर को मैग्नेटाइज करेगा, वापस रोटेट करते वक्त ऑपोजिट डायरेक्शन में आते वक्त उतना डीमैग्नेटाइज कर देगा। ठीक है, तो करंट यहाँ पर दोनों फेजेस में, एक दफ़ा पॉजिटिव से नेगेटिव, एक दफ़ा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलता है। सो एसी थ्रू इंडक्टर, हमने एसी को इंडक्टर में से पास करवाया। नेक्स्ट इसमें भी उसी तरह देखते हैं किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अगर हम अल्टरनेटिंग करंट को यहाँ पर देखें तो अल्टरनेटिंग करंट I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ऑफ एंगल थीटा। अल्टरनेटिंग करंट है तो इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हर दफ़ा वट एवर द कंडीशन इज़, ये हमेशा साइन थीटा की कर्व ही बनाएगा। लेकिन वोल्टेज यहाँ पर इस केस के अंदर जो वोल्टेज होता है वो यहाँ पर इंड्यूस होता है। इंडक्टर के केस के अंदर क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन का फिनोमेनन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट अपनी डायरेक्शन बार बार चेंज कर रहा है। तो कभी इंडक्टर में करंट की वैल्यू ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, बिकॉज अल्टरनेटिंग करंट ट्रैवल करता है इन द फॉर्म ऑफ साइन थीटा। तो यहाँ पर जब हम अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ हमें कुछ यूँ मिलता है कि एक दफ़ा वैल्यू मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर नेगेटिव में मैक्सिमम, और फिर यहाँ पर मिनिमम, और यूँ यहाँ पर आकर कर्व कंप्लीट होता है। सो इसी चीज़ को अगर हम चेक करें वोल्टेज के केस में तो हमें पता है वोल्टेज यहाँ पर क्या होगा, इंड्यूस होगा। और वोल्टेज यहाँ पर कितना इंड्यूस होगा, ऑब्वियसली ईएमएफ इंड्यूस होता है। दैट ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी इक्वल टू एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। देयर इज अ नेगेटिव साइन दैट जस्ट इंडिकेट्स द डायरेक्शन। लेकिन ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ का केस देखिएगा कि वो डिपेंड किस चीज़ पे कर रहा है, करंट टाइम। अगर उस कांस्टेंट को बीच में से मैं रिमूव करवा दूँ, व्हाट इज़ दैट कांस्टेंट एल, ये एल यहाँ पर कांस्टेंट फॉर सेल्फ इंडक्टेंस है। और अगर एल सेल्फ इंडक्टेंस का कांस्टेंट है, मैं उसको यहाँ से बीच में से रिमूव करवा दूँ, तो यहाँ से रिमूव करवाने पर हम ये कह सकते हैं ई एम एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। और अगर ई को हम रिप्लेस कर दें v से, v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इस बात का मतलब ये हुआ कि v की वैल्यू किस तरह निकालेंगे, v की वैल्यू आप निकालेंगे करंट वर्सेस टाइम ग्राफ से। सो हम यहाँ पर पहले करंट वर्सेस टाइम ग्राफ जो हमने पहले ड्रॉ कर रखा है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा से, उसको डिस्कस करेंगे और यहाँ से हम वोल्टेज की वैल्यू को प्रेडिक्ट करेंगे। लेकिन वोल्टेज चूँकि I ओवर T इनके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो हम यहाँ पर ये बात लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज कैलकुलेटेड, V इज कैलकुलेटेड बाय स्लोप ऑफ, V is calculated by slope of delta I over delta t। कि जितना डेल्टा I और डेल्टा t का स्लोप होगा, या आप यूँ कह लें स्लोप ऑफ आई टी कर्व, एंड दिस इज़ आवर आई टी कर्व। ये हमारे पास आई टी कर्व है। आई टी कर्व को और से देख लें कि आई टी कर्व के ऊपर जो स्लोप है वहाँ से हमने वोल्टेज फाइंड करना है। और मैंने स्लोप में आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि जब एंगल ज़ीरो होता है,
तो वहाँ पर स्लोप हम क्या कंसिडर करते हैं, वहाँ पे मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब हम देखेंगे तो यहाँ पर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, स्लोप फाइंड करने के लिए हमेशा क्या यूज़ किया जाता है, स्लोप फाइंड करने के लिए हमेशा हम यूज़ करते हैं स्लोप इज़ कैलकुलेटेड बाय drawing a tangent on the curve at that certain point। जो भी पॉइंट है आपने यहाँ पर सपोज फाइंड करनी है स्लोप, तो यहाँ पर आप टेंजेंट ड्रॉ करें। व्हाट इज टेंजेंट? दैट कट्स द लाइन एट अ सिंगल पॉइंट। सो यहाँ पर जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर टेंजेंट कुछ इस डायरेक्शन में ड्रॉ होगा, एक पॉइंट पर कट करे। यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करना है, मैं इस लाइन के ऊपर तो लाइन नहीं लगा सकता, ऑब्वियसली यहाँ पर एक पॉइंट पे कट करवाना है, तो यहाँ पर टेंजेंट कुछ यूँ ड्रॉ होगा। यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर टेंजेंट अपवर्ड, ये यहाँ पर लाइन बनेगी, एंड यहाँ पर जब आप ड्रॉ करेंगे तो कुछ यूँ। तो जब आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन हो तो यहाँ पर स्लोप मिनिमम होता है, स्लोप इज मिनिमम। और जब आपके पास वर्टिकल लाइन हो स्लोप इज मैक्सिमम, कि हमारे पास स्लोप मैक्सिमम होता है जब वर्टिकल लाइन हो। जब हॉरिजॉन्टल लाइन हो स्लोप मिनिमम होता है। तो यहाँ पर आई टी कर्व के ऊपर परपेंडिकुलर, वो स्ट्रेट है, वो मैक्सिमम स्लोप की बात हो रही है। सो जब स्लोप मैक्सिमम वोल्टेज विल बी मैक्सिमम, स्लोप इज मिनिमम वोल्टेज विल बी मिनिमम। तो जब आप यहाँ पर वोल्टेज के लिए कर्व ड्रॉ करेंगे तो वोल्टेज के लिए कर्व बिल्कुल इसी को ऊपर से देखकर कॉपी पेस्ट करना है, हमने सिर्फ स्लोप्स को देखना है। ये बात ज़हन में रहे कि कहीं ऊपर से करंट की वैल्यू को आप ना कॉपी पेस्ट कर दें, आपने सिर्फ ऊपर से वैल्यू पिक करनी है वोल्टेज एंड करंट, सिर्फ और सिर्फ करंट की कि स्लोप की। अगर मैं स्लोप की वैल्यू यहाँ से पिक करूँ, स्लोप मैक्सिमम है, मैं मैक्सिमम के ऊपर यहाँ पर पॉइंट लगा लेता हूँ। यहाँ पर स्लोप मिनिमम है तो इस पॉइंट के बिल्कुल नीचे यहाँ पर डॉटेड लाइन ड्रॉ कर ही लेते हैं। सो अगर हम उस चीज़ को नीचे तक ड्रॉ कर लें तो हमारे लिए बड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा ग्राफ ड्रॉ करना। और इसी तरह इस पॉइंट पर भी हम यूँ ड्रॉ कर लेते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट व्हाट विल हैपन। ना यहाँ पर स्लोप मैक्सिमम है, हमने मैक्सिमम पे पॉइंट लगाया। स्लोप हॉरिजॉन्टल है, स्लोप इज़ मिनिमम, हमने यहाँ पर मिनिमम 0 पर पॉइंट लगा लिया। यहाँ पर स्लोप फिर मैक्सिमम हो गया, हमने यहाँ पर नेगेटिव में जाकर मैक्सिमम पॉइंट पे लगा लेनी वैल्यू। फिर यहाँ पर स्लोप मिनिमम हो गया, हम मिनिमम पे पॉइंट लगा लेंगे। फिर यहाँ पर स्लोप मैक्सिमम हो गया, हम यहाँ पर मैक्सिमम पे एक दफ़ा फिर से वैल्यू लगा देंगे, एंड सो ऑन। इसी तरह आगे कंप्लीट हो जाएगा। कर्व स्टार्ट होगी तो ऑब्वियसली हम उसको ड्रॉ कर लेंगे। अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो यहाँ से स्लोप कुछ यूँ ड्रॉ होगी, ये कर्व आपके पास कुछ यूँ बनेगी यहाँ से, जस्ट लाइक दिस। तो ये हमारे पास किस चीज़ का ग्राफ हो जाएगा, दिस विल बी द ग्राफ ऑफ वोल्टेज। और एक्स एक्सिस पर ऑब्वियसली उसी तरह टाइम होगा। तो करंट और टाइम की कर्व से हमने वोल्टेज और टाइम की वैल्यू निकाल दी। हमने देखा कि जहाँ पर स्लोप मैक्सिमम वहाँ पर वोल्टेज विल बी मैक्सिमम, वोल्टेज इज मैक्सिमम। और जहाँ पर स्लोप इज मिनिमम वहाँ पर वोल्टेज इज ऑल्सो मिनिमम, ऑल्सो मिनिमम। सो नेक्स्ट इज इन दोनों ग्राफ्स को कंबाइन करना। सो लेट्स डू दिस। अगर हम उसको कंबाइन करें तो हमारे पास कुछ यूँ होगा कि ये हमारे पास बेस लाइन, यहाँ पर ये ज़ीरो लाइन। पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं वोल्टेज को। अगर मैं वोल्टेज को ड्रॉ करूँ तो ये वोल्टेज की कर्व है कुछ यूँ, यहाँ से वोल्टेज की कर्व डाउनवर्ड, और यहाँ से आगे तो हम फ्री हैंड उसको, सॉरी, यहाँ से आगे आगे हम वोल्टेज की कर्व को ड्रॉ करें तो ये वोल्टेज की कर्व आप यूँ ड्रॉ कर सकते हैं। सो ये हमारे पास ड्रॉ हो गया वोल्टेज। नेक्स्ट अब हमने ड्रॉ करना है करंट की कर्व को। करंट की कर्व साइन थीटा के बिल्कुल एडजेसेंट यहाँ पर उसी तरह ड्रॉ करें। 0 से स्टार्ट है, 0 का स्टार्ट दें उसको, और यहाँ से हम उसको उसी तरह जिस तरह हम ड्रॉ करते हैं नॉर्मल पैटर्न की वेव, उसी तरह से ड्रॉ करेंगे। और ये हमारे पास आ गई वोल्टेज और करंट दोनों की वैल्यूज़, दोनों का कंबाइंड ग्राफ। सो अब लेबल करते हैं इसको जी। ये हमारे पास करंट का ग्राफ है, ये हमारे पास वोल्टेज का ग्राफ है। दोनों का कंपैरिजन देखें तो इट इज़ अंडरस्टूड
कि करंट लीड कर रहा, लैग कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है। तो ये ब्लू वोल्टेज, जबकि ये ब्लैक में था जी करंट, एंड फ्रॉम डायग्राम इट इज अंडरस्टूड वोल्टेज लीड कर रहा है, करंट लैग कर रहा है। वोल्टेज इस वक्त 90 पर है शुरू पर, करंट उस वक्त हॉरिजॉन्टल है। ये करंट मिनिमम है, 0 है, वोल्टेज मैक्सिमम है। ठीक, तो करंट वोल्टेज लीड करता है, करंट लैग करता है। तो अगर इस चीज़ को हम ड्रॉ करें तो हम यूँ ड्रॉ कर सकते हैं, ये हमारे पास लाइन वोल्टेज की, दिस इज़ वोल्टेज, और यहाँ पर करंट। तो दोनों के दरमियान में जो फेज डिफरेंस है दैट इज़ 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जी वोल्टेज लीड्स बाय 90 डिग्री, और जबकि करंट ऑब्वियसली लैग करेगा अगर वोल्टेज लीड कर रहा है तो। सो ये हमने डिस्कस कर दिया इनका लीड एंड लैग का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, आप ग्राफ के ऊपर ज़रूरी नहीं है कि एक ही पॉइंट पर चेक करें, किसी भी पॉइंट पर चेक कर सकते हैं। एक मेरे से क्वेश्चन ये किया गया था कि सर यहाँ पर ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं, ये पॉइंट या वो पॉइंट, यहाँ पर तो इन दोनों की वैल्यूज़ फिर सेम हो जाती हैं क्योंकि ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ये कट भी कर रहे हैं तो दोनों की वैल्यू सेम नहीं होती, कट भी कर रहे हों तो वैल्यू सेम नहीं होती। क्यों नहीं होती, गौर से देखिएगा इस पॉइंट पर। अब इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो ये सिचुएशन यूँ है कि एक लाइन ऊपर से नीचे आ रही है, दूसरी लाइन नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। मतलब अगर मैं इस पॉइंट को देखूं तो ये बॉटम पॉइंट होता है 270, ये यहाँ से आगे जा रही है 360 पर, जबकि ये ब्लैक वाली लाइन ये यहाँ से नीचे आ रही है तो नीचे आने वाला फैक्टर 180 से होता है, और ये पॉइंट जो मैक्सिमम लोअर होता है 270। मतलब ये ब्लैक लाइन अभी कहाँ से कहाँ तक है, 180 से 270 के दरमियान में, जबकि ये ब्लू लाइन 270 से 360 के दरमियान में कहीं पर चल रही है। तो इस पॉइंट पर भी आप कैलकुलेट करेंगे ना तो आपके पास 90 डिग्री का ही फेज डिफरेंस आएगा। सही, तो यूँ हम इनको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं इस सर्किट के अंदर पावर डिसिपेशन के ऊपर। तो प्योर इंडक्टर के केस में जो पावर डिसिपेशन होती है, प्योर इंडक्टर के केस में पावर डिसिपेशन इज इक्वल्स टू 0। पावर डिसिपेशन 0 क्यों होती है, उसकी वजह यह है कि यहाँ पर भी हम पावर डिसिपेशन के लिए फार्मूला वही यूज़ करते हैं, पावर डिसिपेशन इज इक्वल्स टू IRMS इंटू VRMS कॉज ऑफ एंगल थीटा। थीटा क्या चीज़ है, पावर फैक्टर, एंड विच कॉस थीटा पावर फैक्टर, और थीटा यहाँ पर फेज डिफरेंस 90 डिग्री। और अगर हम cos 90 को पुट करें, सो इफ वी पुट cos ऑफ एंगल 90, cos 90 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर पावर डिसिपेशन अगर हम चेक करें, सो पावर डिसिपेशन इज इक्वल टू 0, कि इंडक्टर के केस में पावर डिसिपेशन 0 होती है। क्यों 0 होती है, क्योंकि हाफ साइकिल के अंदर अगर मैग्नेटाइज हो रहा है तो अगला हाफ साइकिल ऑपोजिट चलना है। जब अगला हाफ साइकिल ऑपोजिट चलेगा तो वो उसको डीमैग्नेटाइज कर देगा। सो एक दफ़ा सर्किट मैग्नेटाइज हो रहा है वो इंडक्टर, एक दफ़ा सर्किट के अंदर इंडक्टर डीमैग्नेटाइज हो रहा है, तो सर्किट के अंदर टोटल पावर का डिसिपेशन कितनी होगी। जब कुछ इफेक्ट ही नहीं हुआ तो ऑब्वियसली पावर डिसिपेशन कितनी होगी सर्किट के अंदर, 0 ही होगी। इस केस में रेजिस्टेंस, तो इस केस में जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस को हम नाम देते हैं रिएक्टेंस, और इस रिएक्टेंस का नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस। सो इस केस के अंदर जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस को हम नाम देते हैं रिएक्टेंस का। दिस रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रिएक्टेंस, और इस रिएक्टेंस का नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस से क्या मुराद है कि एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ एक इंडक्टर लगा रखा है और उसमें पावर डिसिपेशन 0 हो रही है। सो उस सर्किट की जो रेजिस्टेंस होगी दैट इज़ कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इंडक्टर के लिए हम सिंबल L यूज़ करते हैं तो हम इंडक्टिव रिएक्टेंस को कहते हैं XL। सो हियर यू कैन से दैट XL इज इक्वल टू ऑब्वियसली ओम्स लॉ से VRMS ओवर IRMS, बिकॉज XL क्या चीज़ है, इन अ सेंस ये एक रेजिस्टेंस ही है और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला V/I ही होता है।
और इसको अगर हम सॉल्व करें ब्रॉडर लेवल पे चल के तो ये हमारे पास आंसर आता है ओमेगा एल। सो एक्स एल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल। ये जो इसका प्रूफ है ना ओमेगा एल का, इट इज़ द बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर बुक, सो इसको हम डिस्कस नहीं करते। बहरहाल हम यहाँ से एक बात कहते हैं कि एक्स एल इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ इंटू एल। एक बात क्लियर हो गई कि सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी के ऊपर, और रिलेशन कौन सा होगा, दैट विल बी, द रिलेशन विल बी 100% डायरेक्ट रिलेशन, कि जब आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करेंगे ऑब्वियसली रिएक्टेंस बढ़ेगी, जब हम फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे सर्किट की रिएक्टेंस कम होगी। तो हम सर्किट की रिएक्टेंस को चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब जब सर्किट के अंदर फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी, रिएक्टेंस मिनिमम होगी, तो जो सर्किट का रिस्पांस होगा वो मैक्सिमम और बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस होगा। लेकिन जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी ऑब्वियसली रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी एंड द सर्किट रिस्पांस विल बी पुअर, क्योंकि सर्किट का रिस्पांस बहुत बुरा हो जाएगा बिकॉज आपने रिएक्टेंस इंक्रीज़ कर दी, तो इसलिए उसका इफ़ेक्ट होगा। नेक्स्ट, बार बार वही बात कि इस चीज़ को कॉन्सेप्ट से सीखिएगा। इसके ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेक्चर ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, सिर्फ इसके की पॉइंट्स रह चुके। तो आप यहाँ से एक दफ़ा फिर देख लें। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम कहते हैं कि जब हम AC को पास करेंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट को इंडक्टर से पास करेंगे, सो I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ एंगल थीटा। द बेसिक ऑल्टरनेटिंग करंट इक्वेशन है, थीटा को ओमेगा टी पुट कर दिया। जब हम करंट का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इट इज़ अ साइनोसाइडल वेव। साइनोसाइडल वेव ड्रॉ करने के बाद हम आ जाते हैं EMF या वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करने के लिए, क्योंकि जब आप किसी इंडक्टर में से करंट पास करते हैं तो उसके अंदर EMF इंड्यूस होती है, और उस EMF इंड्यूस होने के लिए फार्मूला L डेल्टा ओवर डेल्टा टी माइनस साइन साथ यूज़ होता है, दैट इज़ ऑफ लेंज़ेस लॉ, और उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ डायरेक्शन। यहाँ पर हमें डायरेक्शन से सरोकार नहीं है। सो अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी को लाना चाहूँ तो इसमें कांस्टेंट को हटा सकता हूँ, कांस्टेंट को इसको रिमूव किया, दिस इज द कांस्टेंट फॉर सेल्फ इंडक्टेंस, तो हमारे पास सिचुएशन यूँ हो जाती है डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी कि EMF या वोल्टेज ये डिपेंड किस पे करेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। और जब भी रेशियो में रेट पर अगर डिपेंडेंस होने लग जाए तो फिर उस वैल्यू को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, बाय स्लोप, कि उसका ग्राफ ड्रॉ करें, उसकी स्लोप से वैल्यू को फाइंड करें। और स्लोप किसके इक्वल होता है, स्लोप इज़ फाउंड बाय ड्राइंग अ टेंजेंट। अगर आपने यहाँ पर से इस पॉइंट पर सपोज कोई कह देता है यहाँ पर आप हमें वैल्यू फाइंड करके दें, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दें। अगर हम यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये होगी टेंजेंट की डायरेक्शन, ठीक है। कोई यहाँ पर कह दे तो ऑब्वियसली टेंजेंट की डायरेक्शन कुछ यूँ हो जाएगी। तो उस पॉइंट के ऊपर आपने टेंजेंट ड्रॉ करना होता है। और अब अगर कर्व के ऊपर यहाँ पर कर्व यूँ स्टार्ट हो रही है, इस पॉइंट पर टेंजेंट, तो ऑब्वियसली टेंजेंट यहाँ से अपवर्ड होगा। तो यहाँ पर हमने करंट के ऊपर ड्रॉ किया टेंजेंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट पे भी टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर भी हर पॉइंट के ऊपर आप जहाँ चाहें टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तमाम तरह टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद अब आप क्या करें, जहाँ कहीं पर वैल्यू टेंजेंट की मैक्सिमम है वहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू, जहाँ पर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है, टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है तो स्लोप मिनिमम होती है। तो स्लोप आपने जिस तरह यहाँ पर ड्रॉ की उस तरह यहाँ पर नीचे पॉइंट्स मार्क कर लें। यहाँ पर स्लोप मिनिमम थी, हमने 0 पे पॉइंट लगाया। यहाँ पर स्लोप मैक्सिमम, हमने मैक्सिमम पे पॉइंट लगाया। स्लोप मिनिमम, हमने मिनिमम पे पॉइंट लगाया, एंड सो ऑन। इसी तरह पूरे के पूरे ग्राफ को मार्क कर लें। जब आप पूरे के पूरे ग्राफ को मार्क कर चुके हैं तो इस पूरे की लाइन को ड्रॉ करें तो ये आपके पास ये कर्व बन जाती है। दोनों ग्राफ्स को मर्ज करें, ये सिचुएशन हमारे पास बनेगी दोनों ग्राफ्स को मर्ज करने पर। और मर्ज करने के बाद अगर हम यहाँ से देखें किसी भी एक पॉइंट के ऊपर, तो हम किसी भी एक पॉइंट पर ये कह सकते हैं, अगर हमारा रेफरेंस पॉइंट ये हो तो यहाँ पर करंट की वैल्यू 0 है, इस पॉइंट पर वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम है, 90 डिग्री पर है। तो दोनों के दरमियान में जो फेज डिफरेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। वोल्टेज लीड करेगा, करंट लैग करेगा। नेक्स्ट हमने इस सर्किट में कहा व्हाट इज द पावर डिसिपेशन। इस सर्किट के अंदर पावर डिसिपेशन 0 होती है। सर्किट में पावर डिसिपेशन 0 क्यों है? बिकॉज the phase difference is 90 degree, cos 90 0, so the power dissipation of the circuit will be 0. next इस सर्किट की रेजिस्टेंस, इस सर्किट की ओपोजिशन। सो इस सर्किट की जो रेजिस्टेंस है दैट इज टर्म्ड एज रिएक्टेंस, और यहाँ पर जो रिएक्टेंस है दैट इज
इंडक्टिव रिएक्टेंस, बिकॉज यू आर यूजिंग इंडक्टर, तो इंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसके लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं XL, X वैसे हम रिएक्टेंस के लिए यूज़ करते हैं, तो इंडक्टर है तो उसके लिए जिस तरह हमने सेल्फ इंडक्टेंस के लिए कांस्टेंट L यूज़ किया, तो वैसे यहाँ पर XL यूज़ कर देते हैं। सो XL इज इक्वल टू ओमेगा L, ये बीच में V ओवर आए, ओहम्स लॉ, X ओमेगा 2 पाई F, so XL is equal to 2 pi FL. So XL is directly proportional to frequency when the frequency of the alternating current, जो कि हमने सर्किट में खुद से लगाना है, हमारे यहाँ जो नॉर्मली पाकिस्तान में वैल्यू चलती है दैट इज़ 50 हर्ट्ज़। तो अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो XL इंक्रीज़ कर जाएगा, और अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी XL कम होगा, रिएक्टेंस कम होगी। सो हम इसी तरह से इस चीज़ को मैनेज करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि इंडक्टिव जो सर्किट है आपके पास 100% प्योर इंडक्टिव सर्किट, उसके अंदर फ्रीक्वेंसी मिनिमम रखी जाए ताकि रिएक्टेंस कम हो, और जितनी रिएक्टेंस कम होगी सर्किट रिस्पॉन्स हमारे लिए उतना बेहतर होगा। लास्ट इसमें हम कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं ताकि वो आप याद कर लें, और नेक्स्ट जब हम इन लेक्चर्स को मर्ज करें, नेक्स्ट लेक्चर्स में हमने रजिस्टर और कैपेसिटर को मर्ज करना है, हमने RC सर्किट पढ़ना है, हमने नेक्स्ट फिर RL सर्किट पढ़ना है कल, रजिस्टर और इंडक्टर सर्किट। नेक्स्ट उसके बाद हमने पढ़ना है सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। तो सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट के अंदर रजिस्टर भी लगता है, इंडक्टर भी लगता है, कैपेसिटर भी लगता है, तो वहाँ पर मसाइल अपने लिए पैदा ना करें और आप उसको अच्छे से याद कर लें। सो इट वुड बी बेटर फॉर यू, तो आपको उसी हिसाब से मसाइल कम होंगे। तो कोशिश कीजिए कि इन चीज़ों को याद कर लें। तो सबसे पहली चीज़ इस टॉपिक के अंदर हमने देखा कि करंट वोल्टेज लीड करता है, करंट लैग करता है। वोल्टेज लीड्स बाय 90 डिग्री, वोल्टेज लीड्स बाय 90 डिग्री। दूसरी चीज़ हमने इस टॉपिक में देखी कि यहाँ पर XL इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी सर्किट की रिएक्टेंस उतनी ज़्यादा। नेक्स्ट चीज़ जो हमने इसमें देखी दैट इज़ इस सर्किट के अंदर पावर डिसिपेशन इज़ इक्वल टू ज़ीरो, पावर डिसिपेशन इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। और इस केस में हमने जो पावर फैक्टर पढ़ा था, पावर फैक्टर इज़ ऑल्सो ज़ीरो। पावर फैक्टर भी यहाँ पर हमने कितना पढ़ा था, 0 डिग्री ही पढ़ा, पावर फैक्टर इज़ 0 बिकॉज कॉज ऑफ एंगल 90। तो ये हो गया हमारा AC थ्रू इंडक्टर। नेक्स्ट इसमें एक छोटा सा टॉपिक है दैट इज़ इम्पीडेंस। व्हाट इज़ इम्पीडेंस? अगर किसी सर्किट के अंदर इम्पीडेंस, पहले तो पता होना आपको, इम्पीडेंस रेजिस्टेंस ही है। व्हाट इज़ इम्पीडेंस? इम्पीडेंस इज़ ऑपोजिशन, इम्पीडेंस इज़ अ रेजिस्टेंस। व्हाट इज़ इम्पीडेंस? इम्पीडेंस क्या चीज़ है? इम्पीडेंस रेजिस्टेंस ही है, ऑपोजिशन ही है करंट के रास्ते में। इम्पीडेंस इज़ द रेजिस्टेंस और ऑपोजिशन, ये रेजिस्टेंस है या आप इसको चाहें तो ऑपोजिशन भी कह सकते हैं। कब ऑफर होती है, कब और क्यों इसका फिर नाम इम्पीडेंस है? तो इसका नाम इम्पीडेंस इस वजह से है क्योंकि जब हम इसको यूज़ करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जब सर्किट के अंदर सिर्फ रेजिस्टर लगा हो तो हम उसकी रेजिस्टेंस को सिंपल रेजिस्टेंस ही कहते हैं। इसी तरह जब सर्किट के अंदर कैपेसिटर लगा हो तो हम नाम देते हैं रिएक्टेंस का, और स्पेशल टाइप कौन सी? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसी तरह अगर इंडक्टर लगा हो तो हम उसे नाम देते हैं विच इज़ कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। सेम इसी तरह इम्पीडेंस क्या चीज़ है? अगर सर्किट के अंदर कोई से दो कंपोनेंट एक साथ लगे हों, कौन कौन से दो कंपोनेंट? हमने कंपोनेंट्स पढ़े रेजिस्टर, इंडक्टर एंड द कैपेसिटर। अगर RL कॉम्बिनेशन हो रेजिस्टर और इंडक्टर का, या फिर RC का कॉम्बिनेशन हो, या इंडक्टर कैपेसिटर का हो, या फिर RLC तीनों एट अ टाइम यूज़ हो रहे हैं, तो इन सब केसेस के अंदर हम रेजिस्टेंस को एक नया नाम देते हैं, दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इम्पीडेंस।
ठीक है। जब आप RL सर्किट पढ़ेंगे या RC सर्किट, मतलब एक ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टर भी लगा है, कैपेसिटर भी लगा है, एक ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टर भी है, इंडक्टर भी है, एक ऐसा सर्किट जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटर आपने एट अ टाइम लगा रखे हैं, एक ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर तीनों चीज़, दिस इज़ कॉल्ड RLC सर्किट। सीरीज़ का पैरेलल, वो इट्स अप टू यू कि आप उसको किस तरह से एडजस्ट करते हैं। नेक्स्ट चीज़, यहाँ पर जो इम्पिडेंस का सिंबल है, दैट सिंबल इज, सबसे पहले आपने लिख देनी है इसकी डेफिनेशन। दैट डेफिनेशन इज द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टर, कैपेसिटर और द इंडक्टर इज कॉल्ड इम्पिडेंस। डेफिनेशन के बाद हम लिखते होते हैं सिंबल। हम इसके लिए सिंबल यूज़ करते हैं, इट्स सिंबल इज Z। इसके लिए जो सिंबल यूज़ किया जाता है Z यूज़ किया जाता है। सिंबल के बाद फॉर्मूला, ऑब्वियसली हर तरह की रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पर जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, दैट फॉर्मूला विल बी इक्वल टू Z इज इक्वल टू VRMS, Z इज इक्वल्स टू VRMS ओवर IRMS। ठीक है, आम फॉर्मूला जिस तरह आपने वोल्टेज ओवर करंट पढ़ा। लास्ट चीज़, इट्स यूनिट। हर तरह की रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पर भी हम जो यूनिट पढ़ते हैं, दैट यूनिट इज़ ओहम। कि यहाँ पर भी हम जो यूनिट इसके लिए यूज़ करते हैं रेजिस्टेंस के लिए, ओहम। ये रेजिस्टेंस ही है, बस हमने उसे एक नया नाम दे रखा है इम्पिडेंस का। और इम्पिडेंस कब होती है? व्हेन इट इज़ अ कंबाइंड सर्किट ऑफ रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। जब ये कंबाइंड सर्किट हो तब हम इसे नाम दे देते हैं, इट इज़ कॉल्ड इम्पिडेंस। सो ये था आपका चैप्टर नंबर 16 का टॉपिक नंबर 16.6 आई थिंक। ठीक है, AC थ्रू, कैपेसिटर, रेजिस्टर, इंडक्टर, इन तीनों टॉपिक्स को आपने बैठ के पढ़ना है कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि आगे चल के जो टॉपिक आने वाले हैं ना, उनमें हमने इन दोनों को एट ए टाइम पढ़ना है। तो दोनों की प्रॉपर्टीज़ को हम मिक्स करेंगे, इसीलिए मैं ये की पॉइंट्स हर एक के लिख रहा हूँ, ताकि जब आप इनको आपस में मिक्स करें तो ये ना हो कि सारा कुछ मिक्स ही हो जाए। तो इसलिए अपना कॉन्सेप्ट बेहतर करने के लिए इन चीज़ों को याद रखें कि फ्रीक्वेंसी का रोल बज़ाहिर बड़ी आसान सी बात है, लेकिन आगे जाके जब दोनों चीज़ों ने मिक्स होना है ना, तो इनका रोल इन्वर्स में था। अगर आप कैपेसिटर को देखते तो फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से रिएक्टेंस कम होती थी, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से रिएक्टेंस बढ़ती है, तो दोनों एक दूसरे के ओपोजिट रोल प्ले करते हैं, तो ये चीज़ें मिक्स हो जाती हैं फिर, और जब मिक्स हों तो फिर कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होते, उल्टा ख़राब भी हो जाते हैं। तो इसलिए इस चीज़ को अभी से कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िएगा ताकि आगे आपको मसाइल ना हो। अल्लाह हाफ़िज़।